आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है डिल्यूजन डिसऑर्डर या पैरानॉइड डिसऑर्डर, व्यामोही विकृति या जिसे हम स्थिर व्यामोही विकृति के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने कभी ना कभी ऐसे पर्सन का सामना जरूर किया होगा जो कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर से ग्रसित रहे हों। पहले एक बात कर लेते हैं कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर में होता क्या है, उसके बाद यहाँ टॉपिक पर आते हैं, जिससे कि आपको पहले एक बैकग्राउंड समझ में आ जाए। तो आपने देखा होगा अपनी लाइफ में आपके आसपास में कोई ना कोई पर्सन ऐसा आपको जरूर मिल गया होगा जो थोड़ा सा शक्की टाइप का, मतलब हर चीज़ पे शक करने वाला, दूसरों पे बहुत ज़्यादा शक करने वाला, संदेह करने वाला, ऐसा सोचने वाला कि नहीं वही सबसे सही है, बाकी लोग गलत हैं, बाकी लोग तो उसके खिलाफ साजिश करते हैं, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे मारने के लिए, इस तरह की लोग साजिश करते हैं। बट वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस पर्सन की यही थिंकिंग रहती है कि सब लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो ये जो थिंकिंग होती है, ये तो मैंने एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया है। इसी टाइप के और भी लक्षण होते हैं, बट ये एक मेन लक्षण है जो कि इस प्रकार के रोगी में दिखाई देता है। तो आपको ऐसे पर्सन जरूर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मिले ही होंगे। अब आइए हम आते हैं इस टॉपिक पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के आसपास में मनोवैज्ञानिकों ने और जो मनोरोग विज्ञानी थे, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, दोनों ने इस वर्ड का काफ़ी यूज़ किया, क्योंकि उस टाइम पर इसकी प्रधानता काफ़ी अधिक थी। और इसमें होता क्या था, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पर्सन के अंदर एक डिल्यूजन की प्रधानता होती थी, व्यामोह की प्रधानता होती थी। अब व्यामोह क्या है? तो व्यामोह वही है कि एक गलत विश्वास बन जाना, व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर एक गलत विश्वास बन जाना, और फिर वो विश्वास धीरे धीरे करके और ज़्यादा प्रबल होता जाना, उस विश्वास का धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ते जाना, फिर इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि आगे चलकर वो एक मानसिक रोग में बदल जाए। तो उसे ही हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं। एक चीज़ आप और ध्यान देंगे यहाँ पर कि आपने इससे पहले स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा होगा, चैनल पर उसका वीडियो अवेलेबल है, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो स्किज़ोफ्रेनिया का एक टाइप है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। उसमें हेलुसिनेशन भी होता है, उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, और भी कई चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पैरानोइया वहाँ पे भी होता है, पैरानोइया यहाँ पे भी है, लेकिन अंतर ये है कि वहाँ पर जो पैरानोइया होता है उसमें हेलुसिनेशन भी देखने को मिलता है। हेलुसिनेशन क्या है, आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे भाषा से, लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें। वो जो पर्सन होता है सही तरीके से बात नहीं कर पाता है, अपने काम सही ढंग से नहीं कर पाता है, बट यहाँ पर वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर सिर्फ उसका एक गलत विश्वास देखने को मिल रहा है जो आगे चलकर धीरे धीरे बढ़ता जाता है।
एक केस स्टडी दी गई है यहाँ पर। इस केस स्टडी को देखेंगे तो आप और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ये केस स्टडी कार्सर, बुचर और कोलमैन ने प्रस्तुत किया। इसमें बताया जा रहा है इस केस स्टडी में कि एक इंजीनियर था सैन फ्रांसिस्को का, तो उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, एक मास्टर प्लान तैयार किया था उन शहरों के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग यानी कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, कुहासा। तो उन चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, इस फॉग को दूर किया जाए, इसके लिए उसने काफ़ी मेहनत करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया और फिर उसने वो प्रोजेक्ट को अपने कंपनी में प्रेजेंट किया। जब उसने अपनी कंपनी में अपने हेड को इस प्लान को दिखाया तो उसके हेड ने इस प्लान को अवैज्ञानिक बताया कि नहीं, ये अनसाइंटिफिक है, इसको इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता, और उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उस इंजीनियर ने काफ़ी काम किया था तो उसको काफ़ी ज़्यादा मानसिक धक्का पहुंचा, उसको हर्ट हुआ और इतना ज़्यादा हर्ट हो गया वो कि उसने त्यागपत्र दे दिया। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और फिर वो दूसरी कंपनीज में जाने लगा। दूसरे जो इंजीनियरिंग फर्म्स थे वहाँ पर जाता, अपने प्लान को दिखाता और उनको समझाने की कोशिश करता। लेकिन होता क्या था कि वो अपने प्लान को सही नहीं ठहरा पा रहा था। मतलब वो जो प्लान दिखाता था उसकी सार्थकता को कई बार वो सिद्ध नहीं कर पाता था। इस कारण से हर जगह से उसको रिजेक्शन ही मिल रहा था। अब वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि उसको लगा कि नहीं, मेरा प्लान तो सही है बट लोग क्या कर रहे हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, और वो लोगों को शक की निगाह से देखने लगता था। कई बार तो वो एग्रेसिव भी हो जाता था, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगता था दूसरे लोगों के साथ, और ऐसे ही चलता रहा। और बाद में क्या हो गया कि बाद में उसके अंदर ये एक और धारणा विकसित हो गई कि जितनी भी फर्म्स हैं, जितने भी इंजीनियरिंग फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसके प्लान को चुरा लिया है और अब वो गुप्त तरीके से उस प्लान पर काम कर रहे हैं और अकेले ही मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो इसके लिए, जबकि ये कोई सत्य नहीं था, मतलब बस उसको ये चीज़ें ऐसी लगती थी, तो उसने क्या किया, वो पहुंच गया पुलिस स्टेशन और वहाँ पर उसने रिपोर्ट दर्ज करा दी। और रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ साथ उसने पुलिस वालों को भी धमकी दिया कि ऐसा है, बहुत जल्द मेरे इस शिकायत पर काम करिए, अदरवाइज मैं खुद से ही उन लोगों की खबर लूँगा, मतलब उन लोगों के खिलाफ मैं खुद से ही एक्शन लूँगा। तो जब पुलिस वालों को ये चीज़ें पता चली तो फिर पुलिस वालों ने क्या किया, उसे मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। उसे उठाकर मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी जांच करने के बाद उसे पैरानोइया का रोगी घोषित कर दिया। तो इस तरीके से देखा आपने कि कैसे एक गलत विश्वास बढ़ते 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 एक मानसिक रोग के रूप में सामने आ गया। आगे देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आपका DSM-3 आया था, DSM-3R आया था 1987 में, तब वहाँ पर पैरानोइया को दो तरह की मनोविकृतियों में डिवाइड कर दिया गया था। स्थिर व्यामोह को दो रूपों में जाना जाता था। पहला था आपका स्थिर व्यामोह, इसको एक अलग रूप में जानते थे, और दूसरा आपका स्थिर व्यामोही अवस्था, पैरानॉइड स्टेट। मतलब ये जिसे आज आप एक रूप में पढ़ रहे हैं, एक डिसऑर्डर के रूप में पढ़ रहे हैं, वो पहले दो डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता था। जिसमें स्थिर व्यामोह में क्या होता था कि जैसे आपने ऊपर देखा कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर ये रोग बढ़ता जा रहा है और आगे चलकर वो क्या कर रहा है, वो पैरानोइया का शिकार हो जाता है, उसके अंदर मानसिक रोग डेवलप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात कि वहाँ इसमें एक चीज़ और वही ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर हेलुसिनेशन के सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे।
हेलुसिनेशन वाली चीज़ें या सीरियस डिसऑर्गेनाइजेशन वाली चीज़ें जो कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया में दिखाई देती हैं, वो यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पर सिर्फ उसको क्या होगा, उसके अंदर एक गलत विश्वास और उस विश्वास से रिलेटेड चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। ये तो था स्थिर व्यामोह का। स्थिर व्यामोही अवस्था क्या थी? तो स्थिर व्यामोही अवस्था इससे थोड़ा सा डिफर करता था, वो क्षणिक रहता था। मतलब कभी उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाती थी और कई बार वो चीज़ें गायब हो जाती थी, और वो भी उसमें सिस्टमेटाइजेशन नहीं था, क्रमबद्धता नहीं थी कि स्टेप बाय स्टेप वो कभी बहुत ज़्यादा शक्की, कभी एकदम नॉर्मल, ऐसी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती थी। और इसके साथ साथ जो पैरानॉइड स्टेट वाली सिचुएशन है वो पर्सन के अंदर तब आती थी जब उसका मानसिक तनाव का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। जैसे ही मानसिक तनाव का स्तर समाप्त होता था तो वो फिर से नॉर्मल हो जाता था। लेकिन इसके बाद जब DSM-4 आया, ये तो सारी चीज़ें DSM-3 के बारे में बताई गई, DSM-3 रिवाइज वर्जन। जब DSM-4 आ गया तो DSM-4 में इन दोनों रोगों को एक ही के अंतर्गत रख दिया गया और उसका नाम दे दिया गया डिल्यूजनल डिसऑर्डर या पैरानॉइड डिसऑर्डर। वो दोनों को एक ही मान लिया गया। अब हम इसके कुछ टाइप्स को देख लेते हैं, इसके मुख्य मुख्य प्रकार को देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं इसके अंतर्गत। तो पहला प्रकार है इसमें दंडात्मक प्रकार, परसिक्यूटरी टाइप्स। इसमें पर्सन को ये लगता है, जो रोगी होता है उसको ये विश्वास होता है कि कुछ लोग उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उसको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं और तकलीफ पहुंचाने के लिए प्लान बना रहे हैं और उसको एकदम से अलग थलग कर देना चाहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता था? इसका रिजल्ट ये होता था कि वो क्या करता था, उसको जो भी ऐसे पर्सन लगते थे कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो उन पर्सन के खिलाफ क्रोध दिखाता था, उनके प्रति क्रोध दिखाता था और कई बार तो हिंसा भी करता था। यहाँ पर ये आ वर्ड हटा देंगे आप लोग, ये अहिंसा नहीं हिंसा है। वो उनके प्रति हिंसा दिखाता था, उनके ऊपर वार करता था, उनको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता था। कैसे पर्सन के ऊपर? जिसे वो समझता था कि उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दूसरा जो टाइप है वो है ईर्ष्यालु प्रकार का, जेलस टाइप। अब इसमें क्या होगा, नाम से ही स्पष्ट है ईर्ष्या। तो उसके अंदर ये गलत विश्वास हो जाता था कि जो उसका सेक्सुअल पार्टनर है, मतलब जो अगर एक हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, एक वाइफ है तो उसका हस्बैंड, तो वो उसके प्रति अविश्वास दिखाता था, उस पर विश्वास नहीं करता था। या अगर लेडी है तो वो अपने हस्बैंड पे विश्वास नहीं करती थी और वो छोटे छोटे चीज़ें खोजने लगते हैं, मतलब छोटी छोटी ऐसे चीज़ें जिनके द्वारा वो और ज़्यादा शक कर सके या उनका शक बढ़ता ही जाए। मतलब अगर छोटा सा भी सबूत मिल गया, जैसे आजकल के टाइम पर देखें कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती हैं कि अगर हस्बैंड का कॉल बिजी बता दिया तो वो शक करने लगेंगी, कहाँ बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, प्रूफ दो, स्क्रीनशॉट दो। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के आधार पर वो और ज़्यादा शक करने लगती हैं। या कोई हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ पर शक करने लगता है। तो ये चीज़ें भी आगे चलकर फिर डिसऑर्डर के रूप में बदल जाती हैं। तीसरा जो टाइप है आपका कामोन्मादी प्रकार, इरोटोमैनिक टाइप। अब इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन को ये गलत विश्वास हो जाता है कि कुछ बहुत हाई लेवल के पर्सन, कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति उससे प्यार करते हैं, जबकि चाहे ऐसे पर्सन उससे कभी मिले ही ना हो, कभी उनसे उसका सामना ही ना हुआ हो, फिर भी उससे लगता है कि नहीं नहीं ऐसे लोग तो मुझे प्यार करते हैं। जैसे कोई अगर पर्सन है और वो सोचे कि बॉलीवुड या हॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस उससे प्यार करती है और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन भी बनाना चाहती है, मतलब वो अपने मन से ही ये चीज़ें सोच लेता है कि वो लेडी मुझसे प्यार करती है, मुझसे सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहती है। और कई बार तो वो अपरिचित व्यक्तियों के साथ, मतलब अननोन पर्सन जिसको उसने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, उसको देखता है और उसे लगता है कि नहीं ये पर्सन मुझे देखकर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया है और ये चाहता है कि मैं इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाऊं या इसके साथ रोमांस करूं। तो ऐसी चीज़ें उसके अंदर अपने आप ही वो सोचने लगता है, ये गलत विश्वास अपने अंदर वो डेवलप कर लेता है।
इसके बाद फोर्थ नंबर की बात करें, आडंबरी प्रकार। तो इसमें क्या होगा, नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग आपने देखा भी होगा ग्रैंडियोसिस टाइप के, जो बहुत ज़्यादा आडंबर करते हैं कि अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि नहीं मैं तो भगवान का दूत हूँ, या मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैंने तो ये खोज कर दिया है। मतलब ऐसी चीज़ें वो लोगों को बताते हैं, या कई बार ऐसा बताते हैं कि अरे तुम्हें पता है, मतलब वो जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो तो मुझे बहुत पर्सनली जानते हैं, मेरे साथ खाना खाते थे पहले। जैसे आज के टाइम पर कोई बोल दे कि नरेंद्र मोदी जी को मैं जानता हूँ, बचपन के मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ खाना खाते थे, हम लोग एक साथ खेलते थे। मतलब अपने आप से ही वो मनगढ़ंत विश्वास डेवलप कर लेता है और दूसरों को बताता है और बता बताकर खुद संतुष्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन को ये विश्वास हो जाता है कि उसमें कोई शारीरिक डिस्टरबेंस, फिजिकल डिस्टरबेंस आ गया है, फिजिकल डिसऑर्डर या डिजीज उसके अंदर डेवलप हो गई है, और ये सोच सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है, जबकि वास्तविकता में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई डिसऑर्डर नहीं रहता है, कोई बीमारी नहीं रहती है, लेकिन वो ये सोचने लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो बीमारी हो गई है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं अब क्या होगा मेरा, ऐसी चीज़ें उसके अंदर चलने लगती हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसकी इटियोलॉजी के बारे में, इसकी हेतुकी या कारण के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पर्सन के अंदर ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो पहला कारण है यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने बताया है विफलताहीनता की भावना, फेलियर एंड फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। अब ऐसे पर्सन जो अपनी सोशल लाइफ में, अपने ऑक्यूपेशनल लाइफ में, या कह सकते हैं कि करियर लाइफ में, अपने जॉब में, अपने मैरिटल लाइफ में फेलियर का सामना किया हो उन्होंने, मतलब हर जगह सोशल लाइफ में भी उनका कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, समाज में जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, और अपने मैरिटल लाइफ में अपनी वाइफ के साथ, या वाइफ है तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह उनको फेलियर मिल रहा है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि जब इतने फेलियर मिलते हैं तो उनके अंदर दूसरों से मिलने की अक्षमता, मतलब दूसरों से मिलने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने आप को तुच्छ और हीन समझने लगते हैं और खुद को ही रिजेक्ट करते रहते हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं तो फिर उनका जो मानसिक संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब मानसिक संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अंदर ही अंदर संघर्ष करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उनके दिमाग में। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए व्यक्ति का जो अनकॉन्शियस माइंड है, कह सकते हैं कि वो उसके अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, आडंबरी व्यामोह तथा सेल्फ इम्पोर्टेंस, आत्महत्या का विश्वास, एक फॉल्स बिलीफ डेवलप कर लेता है। वो खुद को बहुत महान दिखाने लगता है, जैसे अभी आपने ऊपर देखा कि पर्सन एकदम फेल है, फिर भी वो कह रहा है नहीं नरेंद्र मोदी जी तो मेरे बचपन के लंगोटिया यार हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो ऐसी चीजें बोल बोलकर वो खुद को क्या कर रहा है, खुद को डिफेंड कर रहा है और अपने मानसिक संघर्षों से बच रहा है। लेकिन ये चीजें बाद में चलकर उसके अंदर फिर व्यामोह का रूप ले लेती हैं, स्थिर व्यामोह या पैरानोइया का रोगी बन जाता है वो। इसके अलावा यहाँ पर एक अन्य रिसर्च हुआ जिसमें बताया गया कि जो दोषपूर्ण सीखना है और दोषपूर्ण डेवलपमेंट, क्वालिटी लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी इसके पीछे एक रीजन होता है। अब इसमें वॉर्न हर्ट, स्मिथ, स्वार्ट्ज, इन सब ने रिसर्च किया और रिसर्च में पता चला कि ऐसे बच्चे, मतलब ऐसे पर्सन जिनका बचपन बहुत ज़्यादा एकांत प्रिय, अकेले में बीता हो, वो बचपन से ही बहुत जिद्दी रहे हों, इसके साथ साथ उनके अंदर शक की प्रवृत्ति रही हो, और जब भी उन्हें दंड दिया गया हो, चाहे सही चीज़ों पर भी उन्हें दंड दिया जाए, तो उन्होंने उस दंड का प्रतिरोध किया हो।
उसको स्वीकार ना किया हो, तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ये डिसऑर्डर उत्पन्न होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट, लैंगिक कुसमायोजन, सेक्सुअल माल एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि समलैंगिक कामुकता, होमोसेक्सुअलिटी भी इसका एक कारण होती है। और अब तो आज के टाइम पर तो आप देख रहे हैं कि कानून भी आ गया है, इंडिया में भी कानून आ गया है कि होमोसेक्सुअल मैरिज को अलाउ कर दिया गया है। एक लड़का एक लड़के से शादी कर सकता है, एक लड़की से शादी कर सकती है। बट आज से अगर 10-20 साल पहले की बात करें या और उसके पहले की बात करें तो इसे एक पाप के रूप में देखा जाता था, एक अपराध के रूप में देखा जाता था। तो अगर कोई पर्सन ऐसा होता था जो होमोसेक्सुअल है, जिसको अपने ही सेक्स वाले पर्सन से प्यार करना अच्छा लगता है, उसी के साथ रहना अच्छा लगता है, तो वो चाह कर भी अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं इन चीज़ों को बताऊंगा तो समाज मेरा बहिष्कार कर देगा, मुझे समाज में रहने को नहीं मिलेगा, लोग मुझे गलत समझेंगे, नीच दृष्टि से देखेंगे। तो वो मन ही मन इन चीज़ों को अपने मन में ही रखता था और उनका दमन करता रहता था। जब भी वो विचार उसके सामने आते थे, मन में आते थे, तो उनको दबा देता था, सप्रेस कर देता था, जिसके कारण उसके मन में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, मानसिक संघर्ष चलता रहता था। और फिर इस मानसिक संघर्ष से बचने के लिए उसके अंदर क्या होता था, व्यक्ति पैरानोइया के लक्षण को विकसित कर लेता था। उसका अनकॉन्शियस माइंड उसके अंदर पैरानोइया के लक्षण विकसित कर देता था। इसके अलावा ये तो हो गई बात होमोसेक्सुअलिटी की। इसके अलावा कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि विषमलिंगी कामुकता वाले पर्सन में, मतलब हेट्रोसेक्सुअलिटी में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। कैसे? एक लड़का है, वो किसी लड़की से प्यार करता है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन चाहता है, या एक लड़की है किसी लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशन चाहती है, बट चाह कर भी वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसको बता नहीं पाते हैं, अपनी डिजायर को नहीं बता पाते हैं, और अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर उनके अंदर एक संघर्ष चलता रहता है, जिसकी वजह से फिर कई बार तो उनमें ईर्ष्या का व्यामोह भी डेवलप हो जाता है, डिल्यूजन ऑफ जेलसी। मतलब उस पर्सन से ही वो जेलसी करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, और बाद में फिर ये चीज़ें स्थिर व्यामोह या पैरानोइया का रूप ले लेती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कौन कौन सी इटियोलॉजी हैं जो इस प्रॉब्लम को डेवलप होने में सहायक सिद्ध होती हैं। बात कर लेते हैं इसके उपचार की, कि इसका उपचार क्या होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर अर्ली स्टेज है, मतलब स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि किसी रोगी को पैरानोइया की शिकायत है, उसके अंदर पैरानोइया के लक्षण विकसित हो रहे हैं, तो क्या किया जाता है, तब फिर उसको इंडिविजुअल साइकोथेरेपी देकर या ग्रुप साइकोथेरेपी देकर उसको ठीक कर लिया जाता है। इसके साथ साथ उसको बिहेवियरल थेरेपी देकर भी उसके प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाता है। लेकिन अगर उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो एक डिसऑर्डर, काफ़ी खतरनाक डिसऑर्डर का रूप ले चुकी है, तब इस चीज़ का जब पता चलता है कि अब इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये रोग पुराना होने के बाद ये जो साइकोथेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, ये उतनी हेल्पफुल नहीं साबित होती हैं। और उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, फिर उस कंडीशन में इस पर्सन को ठीक कराने के लिए इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जहाँ पर फिर इसका साइकोथेरेपी के साथ साथ मेडिकल थेरेपी भी चलती है, और फिर वो आगे चलकर इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में आपने देखा कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, उसकी इटियोलॉजी क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि एग्ज़ाम में डिल्यूजनल डिसऑर्डर या पैरानोइया डिसऑर्डर दोनों में से कुछ भी पूछा जाए, आप सेम चीज़ को लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मूड डिसऑर्डर के बारे में, कि मूड डिसऑर्डर क्या है, और उसके साथ साथ आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।